हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत। सबसे पहले तो आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। और दोस्तों इस बार कमिटमेंट कर लीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, नए साल में कुछ जबरदस्त फोड़ना है। और दोस्तों आप सभी के लिए भगवान से मैं यही प्रे करता हूं कि 2023 में आप सभी के ड्रीम पूरे हों और आपके पास एक अच्छी हाईएस्ट पेइंग रेप्यूटेड गवर्नमेंट जॉब हो। तो चलिए दोस्तों, हर संडे की तरह लेकर आ चुके दी करंट अफेयर्स होगा एपिसोड नंबर 85, जिसमें हम लास्ट वीक के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट, एकदम फिल्टर्ड, एकदम सिलेक्टेड करंट अफेयर्स को डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। और ये बात आपको बताने की जरूरत नहीं है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दी करंट अफेयर शो से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं बनता। इसलिए रेगुलर बेसिस पर हर संडे शाम 5 बजे दी करंट अफेयर शो के एक नए एपिसोड को फॉलो जरूर करा करें और नोट्स वगैरह मेंटेन करते हुए जरूर चलिएगा। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट आज के एपिसोड शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज के एपिसोड का फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रसिद्ध कवि बद्री नारायण को दिया जाएगा। दोस्तों हर साल जो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाएं हैं, साथ ही राजस्थानी और इंग्लिश भाषा में लिखे गए सर्वश्रेष्ठ साहित्य के साहित्यकारों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। दोस्तों इस साहित्य अकादमी पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो एक तरीके से 1955 में हुई थी, यानी कि पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में दिया गया था। इस साहित्य अकादमी पुरस्कार में 1 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है, साथ ही एक ताम्र पत्र दिया जाता है। इस बार यह टोटल 23 भाषाओं में लिखे गए सर्वश्रेष्ठ साहित्यों के लिए दिया जा रहा है। एग्जाम में जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो हिंदी साहित्य के लिए किसको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया, साथ ही उर्दू साहित्य के लिए सबसे ज्यादा पूछा जाता है और इंग्लिश साहित्य के बारे में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए जो दिया जा रहा है वो बद्री नारायण जी को दिया जा रहा है। इन्होंने एक साहित्य लिखा है तुमड़ी के शब्द, जो कि काफी सर्वश्रेष्ठ साहित्य, सबसे ज्यादा पसंद किया गया है। इसी साहित्य के लिए इनको ये बेस्ट लिटरेरी अवार्ड दिया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, साहित्य अकादमी पुरस्कार के बाद एक और साहित्य पुरस्कार भारत के अंदर काफी प्रसिद्ध है, जिसका नाम है ज्ञानपीठ साहित्य पुरस्कार, जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार 1965 में दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार में 11 लाख की धनराशि दी जाती है, साथ ही एक ताम्र पत्र दिया जाता है, याद रहेगा। तो फ्रेंड्स साहित्य अकादमी पुरस्कार जो दिया जाता है वो साहित्य अकादमी यानी कि साहित्य अकेडमी द्वारा ही दिया जाता है हर साल। हिंदी भाषा के लिए बद्री नारायण जी को दिया जा रहा है इस बार, याद रहेगा। इंग्लिश भाषा के लिए अनुराधा रॉय को दिया जा रहा है, नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। साथ ही उर्दू भाषा के लिए अनीश अशफाक को इस बार ये दिया जा रहा है। साथ ही जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो भी भारत की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं, साथ ही इंग्लिश भाषा है, उन भाषाओं के लिए दिया जा रहा है, याद रहेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में अवार्ड से रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और साहित्य अकादमी पुरस्कार तो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। ये जो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं यही है प्रसिद्ध हिंदी कवि बद्री नारायण, जिनको तुमड़ी के शब्द के लिए 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जा रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। इतने इंपोर्टेंट कंटेंट आपको कोई कवर नहीं कराएगा। नेक्स्ट है पुष्प कमल दहल प्रचंड तीसरी बार बने नेपाल के प्रधानमंत्री। हाल ही में दोस्तों नेपाल के अंदर जनरल इलेक्शन का आयोजन कराया गया था, जिसमें कोई भी नेपाली पार्टी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, कोई भी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पाई, जिसके बाद नेपाल के संविधान के एक अनुच्छेद के अकॉर्डिंग नेपाल के राष्ट्रपति ने पुष्प कमल दहल प्रचंड, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इनको नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। क्योंकि फ्रेंड जो नेपाल की अदर लोकतांत्रिक पार्टी थी, इन्होंने पुष्प कमल दहल प्रचंड को समर्थन दे दिया, यानी कि एक गठबंधन की सरकार बनी, जिसके तहत पुष्प दहल प्रचंड जी को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। और फ्रेंड्स नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री कौन थे, मैंने यहां पर लिख दिया, एग्जाम में पूछा जा सकता है। केपी शर्मा ओली थे, इनकी पार्टी ने भी इनको समर्थन दिया गया है। इन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ है कि रोटेशन में सरकार बनाएंगे, और इस समझौते के तहत पहले जो नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं वो भाई प्रचंड जी बने हैं। इनके बाद रोटेशन खत्म होने के बाद, रोटेशन के अकॉर्डिंग जब इनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, इनके समझौते के अकॉर्डिंग फिर से केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त होंगे। तो इन्होंने एक ऐसा ही गठबंधन किया है, एक ऐसा ही समझौता किया है, क्योंकि जितनी भी विपक्षी पार्टी थी उन्होंने आपस में समझौता कर लिया, इनको समर्थन दे दिया, क्योंकि पार्टी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। नेपाली कांग्रेस पार्टी है वो भी काफी पीछे रह गई, वरना वो सरकार बना ली थी। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि नेपाल भारत का पड़ोसी देश है और नेपाल के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड, याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा।
तीसरी बार ये नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। और जो पूर्व प्रधानमंत्री थे केपी शर्मा ओली, वो भी लगभग 4 से 5 बार नेपाल के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। और एग्जाम में कई बार नेपाल के राष्ट्रपति के बारे में पूछा जाता है। स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा, विद्या देवी भंडारी नेपाल की राष्ट्रपति है, नोट करिए अभी के अभी। नेक्स्ट है, एक तारे का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया। दोस्तों हाल ही में 25 दिसंबर गया है, तो इसी दिन भारत रत्न से सम्मानित पूर्व भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी की जयंती थी। तो इसी दिन औरंगाबाद में भाजपा यूनिट ने एक घोषणा की है, जिसके तहत उन्होंने बताया कि हमने आसमान के अंदर एक चमकते तारे को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे रजिस्टर करवा लिया है। यानी कि अब आसमान में जो आपको तारे दिख रहे हैं, उनमें से एक तारे का नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर है। पूरी इंफॉर्मेशन आपको देता हूं। यह तारा पृथ्वी से 392 प्रकाश वर्ग यानी कि लाइट ईयर दूरी पर स्थित है और यह सूर्य के सबसे निकट का तारा है। सूरज के सबसे निकट का यह तारा है। 25 दिसंबर 2022 को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष रजिस्ट्री, इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने में इसको अटल जी के नाम पर रजिस्टर कराया गया, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर ये यहां पर लिखा हुआ है, आप गूगल करके देख सकते हो। यानी कि अगर किसी तारे को किसी के नाम के लिए रजिस्टर करवाना है तो आपको जाना पड़ेगा इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री, क्योंकि इन्होंने भी वहां से इसको रजिस्टर करवाया है। तो एग्जाम में जरूर क्वेश्चन बनेगा, हाल ही में आसमान में चमकते किसी तारे का नाम भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रजिस्टर कराया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, क्योंकि 25 दिसंबर को इनकी जयंती भी होती है। और साथ ही देश के अंदर एक और बड़ा काम किया गया, मध्य प्रदेश के भोपाल के अंदर इनकी जयंती के दिन ही सोये स्मारक चौराहे के पास इनका एक स्टैचू मतलब एक प्रतिमा की स्थापना भी करी गई। तो दो बड़े काम हुए, दो क्वेश्चन बन गए हैं। एक तो इनके नाम पर एक तारे को रजिस्टर करवाया गया, साथ ही मध्य प्रदेश के अंदर इनका एक स्टैचू यानी कि इनकी एक प्रतिमा स्थापित की गई। कहां पर? शौर्य स्मारक जो पड़ता है ना, यानी कि जिसको वार मेमोरियल भी बोलते हैं, मध्य प्रदेश के अंदर है, वहां पर ही इनकी इस प्रतिमा की स्थापना करी गई। याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। पीयूष गोयल ने राइट टू रिपेयर पोर्टल किया लॉन्च। दोस्तों हाल ही में पीयूष गोयल जी ने, जो कि मिनिस्टर ऑफ फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स है, इन्होंने एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है राइट टू रिपेयर पोर्टल। दोस्तों इस पोर्टल का भारत के सभी उपभोक्ताओं को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। देखिए दोस्तों, इस पोर्टल के ऊपर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं, फिर डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हैं डिफरेंट कंपनीज के, वो सभी लिस्टेड होंगे। उन सभी प्रोडक्ट्स की सारी जानकारी होंगे। प्रोडक्ट का पूरा मैनुअल इस पोर्टल के ऊपर मिल जाएगा। किस प्रोडक्ट में कौन कौन से पार्ट का इस्तेमाल किया गया है, वो सारी जानकारी आपको इस राइट टू रिपेयर पोर्टल के ऊपर मिल जाएंगी। इससे बेनिफिट ये होगा कि जो कस्टमर है उसने जिस भी ब्रांड का, जिस भी कंपनी का कोई प्रोडक्ट परचेज किया है, चाहे वो कोई भी इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट हो या फिर आपका मोबाइल फोन वगैरह हो, आप उसको खुद भी रिपेयर कर सकते हैं या फिर किसी थर्ड पार्टी से भी रिपेयर करवा सकते हैं। उस प्रोडक्ट के अंदर जितने भी पार्ट्स का इस्तेमाल किया गया है, वो सभी पार्ट्स ऑफलाइन मार्केट में इजीली अवेलेबल होंगे। यानी कि जिस कंपनी का वो प्रोडक्ट है, उस कंपनी को उस प्रोडक्ट के सभी पार्ट ऑफलाइन मार्केट में अवेलेबल कराने होंगे। क्योंकि दोस्तों इस राइट टू रिपेयर पोर्टल के तहत सभी उपभोक्ताओं के पास यह अधिकार आ जाता है कि अपने उस प्रोडक्ट को वो खुद भी रिपेयर कर सकते हैं या फिर वो चाहे वो थर्ड पार्टी से भी रिपेयर करवा सकता है या फिर जिस ब्रांड का, जिस कंपनी का वो प्रोडक्ट है उससे भी वो रिपेयर करा सकता है। क्योंकि सारी जानकारी उसके पास होगी कि हाँ, इस प्रोडक्ट के अंदर कौन कौन से पार्ट इस्तेमाल हुए हैं, मुझे कौन सा पार्ट परचेज करके इस प्रोडक्ट में इस्तेमाल करवाना है। तो यार काफी अच्छा कदम उठाया गया है। दोस्तों शुरुआत में इस पोर्टल के ऊपर लगभग सभी डिफरेंट कंपनीज के इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स को लिस्ट किया गया है। साथ ही जितने भी मोबाइल हैं डिफरेंट ब्रांड्स के कंपनीज को, उनको लिस्ट किया गया है। बाकी जो अदर इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो आपका टीवी हो, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, सारे लिस्ट कर दिए गए हैं। कौन सा प्रोडक्ट है, उसका मॉडल नंबर क्या है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स का इस्तेमाल किया गया है, आप उसको कैसे रिपेयर कर सकते हैं, पूरी मैनुअल इंफॉर्मेशन आपको इस पोर्टल के ऊपर मिल जाएंगी। तो दोस्तों ये राइट टू रिपेयर जो एक तरीके का कानून या फिर बिल है, ये सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम के अंदर लाया गया था। अब फाइनली इसको भारत के अंदर भी ला दिया गया है और इसके तहत राइट टू रिपेयर पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा किसने इसको लॉन्च किया है, तो पीयूष गोयल जी ने किया है। पीयूष गोयल जी का पूरा नाम क्या है? पीयूष वेद प्रकाश गोयल है, क्योंकि एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और दोस्तों इस पोर्टल को 24 दिसंबर को लॉन्च किया गया। 24 दिसंबर को भारत के अंदर नेशनल कंज्यूमर डे मनाया जाता है। इस दिवस के बारे में आगे मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
29 दिसंबर से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत ऑस्ट्रेलिया के लिए लागू। दोस्तों ये करंट अफेयर पहले भी कई बार आपको कवर करा चुका हूं। यहां पर बात हो रही है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में। ट्रेड के बारे में आपको पता ही होगा, व्यापार होता है, और फ्री के बारे में आपको पता ही है, मुफ्त, यानी कि मुफ्त व्यापार के बारे में बात हो रही है। कोई मुफ्त व्यापार का एग्रीमेंट है जिसको लागू कर दिया गया है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। देखिए दोस्तों, आपको याद हो अप्रैल 2022 के अंदर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर एक हस्ताक्षर किए गए थे। इन दोनों देशों के बीच समझौता हुआ था। फिर नवंबर 2022 को ऑस्ट्रेलिया के संसद में इस कानून को, इस बिल को पास कर दिया गया था, और अब फाइनली 29 दिसंबर को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लागू कर दिया गया भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। इससे भारत और ऑस्ट्रेलिया के जो व्यापारी हैं या फिर इन दोनों देशों के जो बाजार हैं या फिर इन दोनों देशों की अर्थव्यवस्था के ऊपर जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा, अर्थव्यवस्था जबरदस्त बूस्ट करेगी। इसका उद्देश्य क्या है, इससे क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे यहां पर देखिए। इससे भारतीय कारोबारियों को ऑस्ट्रेलियाई बाजार का ड्यूटी फ्री एक्सेस मिल गया है, यानी कि जो भारतीय कारोबारी हैं वो ऑस्ट्रेलियाई बाजार से इंपोर्ट कर सकते हैं लगभग 6000 प्लस प्रोडक्ट्स विदाउट ड्यूटी, यानी कि ड्यूटी बिल्कुल हटा दी गई है, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में अब मजा ही आ जाएगा, जिसमें काफी सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। जैसे कि चमड़ा हो गया, इससे बिल्कुल फ्री ड्यूटी कर दी गई है। जूता वगैरह है, फ्री ड्यूटी इंपोर्ट हम कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया से, तो इसका एक जबरदस्त बेनिफिट मिलेगा। जितने बेनिफिट्स भारत को मिल रहे हैं इतने बेनिफिट्स ऑस्ट्रेलिया को मिलने वाले हैं। और फ्रेंड्स, ये पहला मौका है जब भारत ने किसी विकसित कंट्री के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के समझौते को लागू किया है। तो अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, एग्जाम में जरूर क्वेश्चन बनेगा, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का समझौता किया है? तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया कंट्री के साथ। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम के 5वें संस्करण का आयोजन मध्य प्रदेश करेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट करंट इवेंट है, क्योंकि खेलो इंडिया यूथ गेम से रिलेटेड अक्सर एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम की स्थापना 2018 में इस उद्देश्य से की गई थी ताकि भारत के जो स्कूल और कॉलेज में विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनको खेलों के प्रति प्रोत्साहित किया जा सके। दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन हर साल जनवरी फरवरी मंथ के अंदर कराया जाता है। पहली बार इसका आयोजन 2018 में दिल्ली में कराया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली के अंदर ही है। दूसरी बार इसका आयोजन जनवरी 2019 में पुणे महाराष्ट्र में करवाया गया था। तीसरी बार जनवरी 2020 गुवाहाटी असम में करवाया गया था। चौथी बार जून 2022 हरियाणा पंचकुला में करवाया गया था, क्योंकि 2021 में पैंडेमिक था, इस वजह से एक साल के लिए डिले हो गया था। और पांचवी बार इस बार 5th एडिशन खेलो इंडिया का जो आयोजन कर रहा है वो मध्य प्रदेश कर रहा है। साथ ही 30 जनवरी से लेकर 11 फरवरी 2023 तक खेलो इंडिया यूथ गेम चलने वाले हैं, यानी कि हर साल खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन भारत का एक अलग राज्य करवाता है, यानी कि हर साल डिफरेंट स्टेट में इन खेलों का आयोजन कराया जाता है। दोस्तों, इन खेलों के अंदर भारत के अंदर से विद्यार्थी लगभग 8000 विद्यार्थी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, अलग अलग खेलों की प्रतिस्पर्धा में पार्टिसिपेट करते हैं। इन खेलों में जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होते हैं, सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी होते हैं, उनको 8 साल के लिए हर साल 5 लाख रुपए दिए जाते हैं ताकि उनको स्पोर्ट में प्रशिक्षित यानी कि ट्रेंड किया जा सके। जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स हैं उनमें पार्टिसिपेट करने के लिए उनको तैयार किया जाता है। तो अपने आप में बहुत बड़ी प्रतिस्पर्धा है। इस बार लगातार 13 दिन तक 27 खेल 9 शहरों में ये चलने वाले हैं। साथ ही 6000 खिलाड़ी इस बार भारत के इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। साथ ही 303 अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी भी इस बार इन खेलों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हाल ही में भारत के जो यूनियन मिनिस्टर है, स्पोर्ट मिनिस्टर है, उन्होंने खेलो इंडिया यूथ गेम का लोगो लॉन्च किया है। और याद रखिएगा, एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां संस्करण कहां पर आयोजित हुआ, कौन से राज्य ने उसको आयोजित कराया। खेलो इंडिया यूथ गेम एक तरीके से भारत का ओलंपिक है। जो ओलंपिक का फॉर्मेट होता है सेम यहां पर भी फॉर्मेट होता है। वहां पर डिफरेंट कंट्रीज की रैंकिंग देखी जाती है, यहां पर स्टेट्स की रैंकिंग देखी जाती है। जैसे कि 2022 के स्टेट्स की रैंकिंग है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ स्टेट्स यानी कि हरियाणा था। हरियाणा के विद्यार्थियों ने, हरियाणा के खिलाड़ियों ने सबसे बढ़िया प्रदर्शन किया। टोटल 137 मेडल हरियाणा के राज्य के स्टूडेंट्स ले गए थे। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र था, 125 मेडल जीते थे, जहां पर गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल होता है।
तीसरे नंबर पर कर्नाटक का। एक खेलो इंडिया यूथ गेम में दो कैटेगरी होती है, एक अंडर 17 कैटेगरी होती है, यानी कि जो स्कूल के विद्यार्थी होते हैं वो अंडर 17 कैटेगरी में पार्टिसिपेट करते हैं। साथ ही एक अंडर 21 कैटेगरी होती है, यानी कि जो कॉलेजेस के साथ होते हैं वो अंडर 21 कैटेगरी में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि खेलों में पार्टिसिपेट करते हैं। समझ गए खेलो इंडिया यूथ गेम के बारे में, एग्जाम में पूछा जाएगा। इस बार मध्य प्रदेश इनका आयोजन करा रहा है, यानी कि होस्ट कर रहा है, मेजबानी कर रहा है। हाल ही में रेल मंत्रालय ने अमृत भारत स्टेशन योजना विकसित करी। एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाल ही में किस मंत्रालय ने अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू करी, या फिर अमृत भारत स्टेशन योजना है क्या। देखिए दोस्तों, इस योजना के तहत भारत के जो छोटे 1000 स्टेशन है उनको विकसित किया जाएगा, उनका मॉडर्नाइजेशन यानी कि उनका आधुनिकीकरण किया जाएगा। क्लियर हो गया, समझ गए अमृत भारत स्टेशन योजना है क्या। इस योजना के तहत 1000 छोटे रेलवे स्टेशन को टारगेट किया गया ताकि उनका आधुनिकीकरण किया जा सके। और इसको किसने लॉन्च किया है, रेलवे मंत्रालय ने किया है। रेलवे मिनिस्टर कौन है, अश्वनी वैष्णव जी है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में आईआईटी कानपुर ने कृत्रिम हृदय तैयार किया है। दोस्तों हाल ही में आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने एक आर्टिफिशियल हार्ट तैयार कर लिया है, यानी कि जो आपके शरीर में ओरिजिनल हार्ट धड़क रहा है उसकी जगह अब एक आर्टिफिशियल हार्ट को ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। यानी कि जो हृदय की बहुत ही गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं लोग, अब उनको एक आर्टिफिशियल हार्ट के थ्रू भी जिंदा रखा जा सकता है, उनको ठीक किया जा सकता है। दोस्तों 2023 के स्टार्टिंग में इसका सफल परीक्षण कर लिया जाएगा और आने वाले 2 साल के अंदर दुनिया भर के अंदर जो हार्ट की गंभीर बीमारी से पीड़ित लोग हैं उनको उनका आर्टिफिशियल हार्ट ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। तो अपने आप में बहुत बड़ी खोज है, एक बहुत मतलब एक जबरदस्त काम किया है आईआईटी कानपुर ने किया है। आईआईटी कानपुर के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने किया है, साथ ही जो हार्ट स्पेशलिस्ट है उन्होंने मिलकर इस आर्टिफिशियल हार्ट की यानी कि कृत्रिम हृदय की मतलब विकसित किया है। देखिए दोस्तों, बहुत पहले से ही जो ओरिजिनल हार्ट है वो तो ट्रांसप्लांट होता है, लेकिन ये पहली बार होगा, पहला मौका होगा जब ओरिजिनल हार्ट की जगह आर्टिफिशियल हार्ट भी ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। तो याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। हाल ही में इसी टाइप के क्वेश्चन कौन बनेगा करोड़पति में पूछा गया था, तो तैयार रहिएगा इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट है, पहले 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन किया इंडियन आर्मी ने। अपने आप में बहुत बड़ा काम हुआ है। आपने कई बार न्यूज या फिर न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि उस कंट्री ने एक 3D प्रिंटेड ब्रिज बनाया है, उस कंट्री ने 3D प्रिंटेड कुछ ऐसा बनाया है। लेकिन ये पहला मौका है जब भारत में पहला 3D प्रिंटेड हाउस बनाया गया है, 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन किया गया है। ये किसने बनाया है, इंडियन आर्मी ने इसको बनाया है। साथ ही कहां पर इसका उद्घाटन किया गया, अहमदाबाद कैंट क्षेत्र में किया गया है। 3D प्रिंटेड हाउस होता क्या है, पहले तो ये देख लीजिए। ये वो हाउस है जो कि 3D प्रिंटेड है, यानी कि एक प्रिंटर होता है, एक 3D प्रिंटर होता है, एक बहुत बड़ी मशीन होती है रोबोटिक्स टाइप। पहले एक मॉडल तैयार किया जाता है कंप्यूटर के ऊपर, सॉफ्टवेयर के ऊपर एक मॉडल डिजाइन किया जाता है कि एक इस टाइप का हमें घर बनाना है, ठीक है। फिर उस मॉडल को पोर्टल में भेजा जाता है, कमांड दी जाती है उस प्रिंटर को, उस प्रिंटर के अंदर सारा मटेरियल वगैरह डाल दिया जाता है। फिर वो प्रिंटर उस कमांड के थ्रू जो डिजाइन कंप्यूटर के ऊपर तैयार किया गया था सेम टू सेम ऐसा ही मकान, ऐसा ही घर 3D प्रिंट कर देगा। और दोस्तों इसमें बहुत ज्यादा लेबर की जरूरत नहीं होती है, अकेले मशीन प्रिंट कर लेती है पूरा मकान, ठीक है। ये पूरा घर, ये जो घर तैयार करा गया है, 3D प्रिंटेड बनाया गया है, इसको 12 वीक्स यानी कि 12 हफ्ते जो कि शायद 3 महीने के अंदर, यानी कि काफी फास्ट टेक्नोलॉजी है। 3D रैपिड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के थ्रू इसको डेवलप किया गया है। किसने इसको बनाने में मदद करी है, इसका निर्माण मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज MES ने, साथ ही MICOB प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से किया गया है। तो याद रखिएगा, एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत का पहला 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन किसने किया, इंडियन आर्मी ने किया। कहां पर किया गया, अहमदाबाद कैंट क्षेत्र में किया गया। नेक्स्ट है, 3 भारतीय शामिल हुए ICC इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के दावेदारों में। दोस्तों हर साल ICC एक सम्मान प्रदान करता है सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों को, उस सम्मान का नाम है इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर, यानी कि जो साल के उभरते हुए क्रिकेटर हैं उनको इस सम्मान से सम्मानित किया जाता है। भारत के 3 क्रिकेटरों को नॉमिनेट किया गया है इस सम्मान के लिए, जिसमें से एक तो है भारत के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह, जिन्होंने 2022 के
T20 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके दिखाया है। इनको भाई मैन कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है, साथ ही वुमेन कैटेगरी में रेणुका सिंह और यशिता भाटिया को नॉमिनेट किया गया। तो भारत के 3 क्रिकेटरों को इस बार इमर्जिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 के लिए नॉमिनेट किया गया है। दुनिया भर के अलग अलग क्रिकेटरों को नॉमिनेट किया जाता है। अब देखना यह है कि इस सम्मान से किसको सम्मानित किया जाता है। लेकिन एग्जाम में नॉमिनेशन के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, अक्सर ग्रैमी, ऑस्कर नॉमिनेशंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर नॉमिनेशन का भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अपने आप में बहुत बड़ी बात है, नॉमिनेट हुए हैं ये खिलाड़ी, तो याद रखिएगा, तीनों के नाम नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है फोर्ब्स के द्वारा जारी टॉप 25 कि सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला एथलीट में पीवी सिंधु को स्थान मिला। पीवी सिंधु के बारे में कौन नहीं जानता होगा, इनका पूरा नाम है पुशर्ला वेंकटा सिंधु, जिन्होंने रियो ओलंपिक 2016 में सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। फिर टोक्यो ओलंपिक 2020 में ब्रोंज मेडल बैडमिंटन में इन्होंने अपने नाम किया। फिर 2022 बर्मिंघम कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल इन्होंने अपने नाम किया। ऐसी बहुत सारी बड़ी बड़ी प्रतिस्पर्धा चैंपियनशिप इन्होंने अपने नाम कर रखी है। हाल ही में फोर्ब्स ने एक लिस्ट जारी की है, टॉप 25 सबसे अधिक कमाई करने वाली एथलीट्स की लिस्ट है, जिसमें पीवी सिंधु का नाम आया है। यानी कि महिला एथलीट्स की लिस्ट है, इसमें पीवी सिंधु का नाम आया है और पीवी सिंधु को इन 25 में से 10वां स्थान मिला है। याद रखिएगा, यानी कि पीवी सिंधु दुनिया भर के अंदर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट बन गई है, 10वें नंबर पर आई है। 10वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट है फोर्ब्स की इस लिस्ट के अकॉर्डिंग। याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, जहां पर नाम पूछा जाएगा पुशर्ला वेंकटा सिंधु है। नेक्स्ट है, हाल ही में गंजी कमला वी राव को FSSAI में मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया। यहां पर बात हो रही है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के बारे में। और FSSAI के बारे में आप जानते होंगे, कई बार आपको बता चुका हूं, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, जिसके नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चुने गए हैं गंजी कमला वी राव को, जिनको आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। और फिलहाल ये मैनेजिंग डायरेक्टर है इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के भी। याद रहेगा, एग्जाम में अक्सर नियुक्तियां अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो गवर्नमेंट संस्थाएं होते हैं उनके तो ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो भाई FSSAI के नए CEO किनको चुना गया है? गंजी कमला वी राव को चुना गया है, जो कि ऑलरेडी मैनेजिंग डायरेक्टर है इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के। याद रहेगा। और कई बार FSSAI की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जिसकी स्थापना 5 सितंबर 2008 को की गई थी। नेक्स्ट है, और शायद आज का लास्ट इंपॉर्टेंट करंट इवेंट है, हाल ही में 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया। दोस्तों, हाल ही में 24 दिसंबर गया है, इसी दिन भारत के अंदर नेशनल कंज्यूमर डे के रूप में मनाया गया है। दोस्तों, यह दिवस क्यों मनाया जाता है, कब से इस दिवस को मनाने की शुरुआत हुई थी? क्योंकि दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति ने उसी दिन ऐतिहासिक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1949 के अधिनियम को स्वीकारा था। और वो कौन से राष्ट्रपति थे इस अधिनियम को स्वीकारने वाले? भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ही थे इस अधिनियम को स्वीकारने वाले। दोस्तों, इस दिवस को इसलिए भी मनाया जाता है ताकि जो कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, उनके अधिकारों के संरक्षण के प्रति उनको सचेत किया जा सके, उनको अवेयर किया जा सके। यानी कि उपभोक्ताओं के क्या क्या अधिकार हैं, ताकि उनके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो, सभी उपभोक्ताओं के अपने अधिकारों के बारे में पता हो, उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए उनको अवेयरनेस किया जाता है, समाज के अंदर अवेयरनेस फैलाई जाती है। क्लियर है? इसलिए हर साल नेशनल कंज्यूमर डे मनाया जाता है। यहां पर बात हो रही है नेशनल कंज्यूमर डे के बारे में, क्योंकि ये अधिनियम पारित हुआ था भारत के अंदर। तो एक वर्ल्ड यानी कि इंटरनेशनल कंज्यूमर डे या फिर वर्ल्ड कंज्यूमर डे भी मनाया जाता है, जो कि 15 मार्च को मनाया जाता है। दोनों डिफरेंट है। नेशनल कंज्यूमर डे कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को, जो कि केवल भारत के अंदर मनाया जाता है, जिसका कोई फिक्स थीम नहीं होता। लेकिन हर साल वर्ल्ड कंज्यूमर डे यानी कि विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को, जिससे रिलेटेड एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका हर साल एक यूनिक थीम होता है। 15 मार्च जब आएगा आपको थीम भी बता दूंगा। क्लियर है? याद रखिएगा, ये होता है उपभोक्ताओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। इसका उद्देश्य ये होता है।
तो दोस्तों ये था आज के करंट इवेंट का आज के एपिसोड का लास्ट करंट इवेंट। आई होप आपने एंजॉय किया होगा और उम्मीद करता हूं आप नोट मेंटेन करते हुए जरूर चल रहे होंगे। लगभग 2.5 से 3 साल हो गए करंट अफेयर को कंटिन्यू है। पूरी दी करंट अफेयर शो के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, सभी एपिसोड वहां पर आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको आज के एपिसोड पसंद है लाइक करेगा, दोस्तों का शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं यार बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।